सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 15 अव्यय आविर्भाज्य शब्द इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ को जानने से पहले सबसे पहले बेटा हमको जानना ये जरूरी है कि अव्यय अविकारी ये बेटा दो नाम है। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं, इसलिए आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना होंगे कि अव्यय या अविकारी ये क्या है। ये या आप अव्यय भी कह सकते हैं या अविकारी भी कह सकते हैं। तो आज हम अविकारी शब्द के विषय में जानेंगे। सबसे पहले या अव्यय, इन दोनों नामों में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होंगे। इन अव्यय के एक और उपनाम होता है अव्यय का, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। तो सबसे पहले अव्यय की परिभाषा समझते हैं। अगर हम अव्यय के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अव्यय का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें कोई बदलाव न हो। अ का अर्थ होता है रहित और विकार, यानी ऐसा शब्द, विकार का मतलब होता है बदलाव, ऐसा शब्द जो विकार रहित हो, यानी जिसमें परिवर्तन न हो, ऐसे शब्द को ही हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? अब अव्यय की परिभाषा को हम सीखते हैं। अव्यय की परिभाषा क्या होती है बेटा, ये जानते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। ये जो परिवर्तन की हम बात कर रहे थे कि जिस शब्द में कोई बदलाव नहीं होता, तो बदलाव बेटा किस रूप में, या तो उसके लिंग के रूप में, वचन के रूप में, कारक के रूप में, काल के रूप में, अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो ऐसे शब्द को हम जानेंगे कि वे शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय। क्लियर? अब जैसे इनको देखते हैं कि कैसे अव्यय शब्द होते हैं। उदाहरण देखते हैं। दिनेश प्रतिदिन पढ़ता है। ये 3-4 वाक्य हमने लिखा है बेटा, इनको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है। तीसरा, श्याम तेज दौड़ता है। चौथा, प्रतिभा तेज दौड़ती है। ध्यान रखिए, इन सारे वाक्यों में क्रिया हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है चाहे पुल्लिंग में, लेकिन उस शब्द में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो हमने अव्यय की परिभाषा भी यही बताई थी कि जिस शब्दों में पहली शर्त कि लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता है या कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे इस वाक्य को देख लीजिए, दिनेश प्रतिदिन पढ़ता है। इस प्रतिदिन को ध्यान से देखिएगा। दिनेश पुल्लिंग शब्द है, पढ़ता क्रिया उसके साथ चल रही है, लेकिन जब हमने इसी वाक्य को स्त्रीलिंग में बनाकर जब लिखा तो देखिए, प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है। यह पढ़ता रूप तुरंत परिवर्तित हो गया। कैसे परिवर्तित हो गया? क्यों? क्योंकि इसमें लिंग का प्रभाव पड़ रहा है। प्रभा स्त्रीलिंग में हो गई तो प्रभा का प्रभाव इस क्रिया पे पड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, पढ़ती है। और यहाँ पर दिनेश पुल्लिंग था, इसलिए यह वाक्य पढ़ता है था। लेकिन आप एक बार गौर से देखिए कि यह पुल्लिंग में है, तब भी प्रतिदिन ज्यों का त्यों है, और यह वाक्य स्त्रीलिंग में जब बदल जा रहा है, प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है, क्रिया का रूप तो बदल जा रहा है, पर ये जो प्रतिदिन है बेटा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारी परिभाषा कह रही है बिल्कुल सही, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो ये प्रतिदिन क्या है हमारा? अव्यय। ये प्रतिदिन क्या हुआ? यही हमारा अव्यय है। ये प्रतिदिन क्या है हमारा? अव्यय। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्याम तेज दौड़ता है। श्याम
तेज दौड़ता है, प्रतिभा तेज दौड़ती है। अब इन तेज को देखिए, दोनों में एक ही तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, दोनों में तेज में कोई बदलाव नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन ये पुल्लिंग में इसका रूप अलग है क्रिया का, और स्त्रीलिंग में जैसे ही वाक्य हम बना रहे हैं तो क्रिया का रूप बदल जा रहा है। लेकिन ये जो तेज है, ये तेज शब्द पुल्लिंग में भी उसी तरह इस्तेमाल हो रहा है, स्त्रीलिंग में भी उसी तरह। अब इसको हम एक वचन बहुवचन में भी कह सकते हैं। लड़कियां तेज दौड़ती हैं, लड़के तेज दौड़ते हैं। एक वचन से बहुवचन में भी हम बदल सकते हैं, भूतकाल से भविष्य काल में भी अगर परिवर्तित करें, फिर भी इस तेज का जो रूप है यह नहीं बदलेगा। यानी ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे शब्द को हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब क्लियर हुई? ये तेज है, ये भी हमारा क्या है? अव्यय है। क्लियर? अब हम जानेंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय को तो हमने सीखा अभी, अब हम जानेंगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो उसको जानने के लिए अभी चर्चा करते हैं। अब बेटा हमें जानना है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? ये संख्या आपको बिल्कुल ही जबानी याद होनी चाहिए। अव्यय के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मय बोधक और पांचवा होता है निपात। ये जो 5 प्रकार के क्रिया विशेषण 5 प्रकार के अव्यय होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, कार्य के आधार पर बदलाव नहीं होता, इन शब्दों की जो नंबरिंग है या संख्या है किस प्रकार से है? 5 प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। वे शब्द कौन कौन से? फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द होता है, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। ये जो 5 प्रकार के होते हैं ये अव्यय के भेद होते हैं। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी? क्रिया विशेषण। नंबर 1 क्रिया विशेषण की चर्चा करेंगे। ऐसे बेटा, जैसा कि हमने अभी जाना विशेषण अव्यय के 5 भेद। 5 भेद में पहला जो भेद होता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? आइए हम जानते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने लगता है, ऐसे शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण क्या है? हमारा अव्यय शब्द है। ध्यान रखिए, जैसे राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। स्कूल जाता है, ये स्कूल जाना, ये जाना क्रिया की विशेषता के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रतिदिन। प्रतिदिन निकालते हम तो राम स्कूल जाता है, इसमें क्रिया है। क्लियर? लेकिन इस क्रिया की विशेषता बताने के लिए राम स्कूल प्रतिदिन जाता है, यानी राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। स्कूल जाना क्रिया तो हो रही, लेकिन कैसे? प्रतिदिन। क्लियर? दूसरा देखते हैं, रवि बहुत तेज दौड़ता है। रवि दौड़ता है सिंपल क्रिया, लेकिन इसमें बहुत तेज, ये क्या है? इस क्रिया की विशेषता बताने लगा। यानी हमने परिभाषा में भी बताया, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने लगे उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण के भेद। इसके भी बेटा अपने खुद के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भी अपने 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला जानते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अभी हमने सीखा क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने लगता है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिए बेटा। और क्रिया विशेषण के भी अपने 4 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। क्लियर? अब हम जानेंगे, एक एक की कोशिश करेंगे कि सबके विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। ओके, अब हम क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं उनको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। क्रिया विशेषण का जो पहला भेद होता है उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक यानी रीति का शाब्दिक अर्थ हम जानना चाहें तो रीति का शाब्दिक अर्थ होता है तरीका या ढंग या प्रणाली, यानी जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया की विशेषता बताने का जो ढंग है, तरीका है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। जैसे जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के ढंग या तरीके का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें बस आपको ध्यान ये देना होगा कि क्रिया के होने, विशेषता तो क्रिया की बताएगा पर वह किस प्रकार से, उसके क्रिया के होने का ढंग या तरीका से संबंधित विशेषता बताता है। ऐसे क्रिया विशेषण को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब देखिए चलना क्रिया है, लेकिन चलने क्रिया का ढंग क्या है, चलता कैसे है, किस तरीके से चल रहा है, धीरे धीरे। ये धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है वाक्य में अगर आपसे पूछा जाए क्रिया विशेषण क्या है तो तेज क्रिया विशेषण तो होगा, पर अब क्रिया विशेषण के भी जब भेद हो गए हैं उसमें से तेज कौन सा क्रिया विशेषण होगा, तब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि दौड़ने का यह तरीका है, ढंग है। कैसे दौड़ रहा जी, तेज दौड़ रहा है। क्लियर? अब अगला जानते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का पता चले बेटा, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पक्षी ऊपर उड़ गया। पक्षी कहाँ, ऊपर, ये स्थान संबंधित विशेषता बता रहा है। नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, ये जो है। अब जैसे गर्दन दाहिनी ओर करो। अगला देखते हैं, गर्दन दाहिनी ओर करो। ये जो दाएं बाएं इधर उधर ये सब क्या है, दिशा से, सॉरी स्थान से संबंधित है। गर्दन दाहिनी ओर, दाहिना क्या है, स्थान, बाएं प्लेस है। क्लियर? यानी जो क्रिया विशेषण स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा भेद होता है क्रिया विशेषण का, तीसरा भेद कालवाचक होता है। काल का मतलब ही जानते हैं कि समय होता है। काल का मतलब क्या होता है, समय। यानी ऐसा क्रिया विशेषण जो काल से संबंधित क्रिया की विशेषता बताए। जो क्रिया विशेषण काल से संबंधित विशेषता बताता है, काल यानी समय, ऐसी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सूर्य प्रातः निकलता है। ये जो प्रातः है बेटा, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि प्रातः यह समय का बोध करा रहा है, सुबह। क्लियर? जैसे बच्चे प्रतिदिन खेलते हैं, यह खेलने की विशेषता बता रहा है प्रतिदिन, और प्रतिदिन कैसा है, काल सूचक है। ठीक है? और अगला भेद होता है परिमाणवाचक। चौथा भेद होता है परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है बेटा माप, तौल या मात्रा। उसमें एग्जाम्पल आएंगे, साधु कम बोलते हैं। ये जो कम है, कम क्या है? यह है परिमाण, उसकी मात्रा बता रहे, क्वांटिटी बता रहा है। जिस क्रिया विशेषण से उसकी मात्रा का बोध होता है या उसकी क्वांटिटी का बोध होता है, उसके माप से संबंधित विशेषता का पता चलता है, ऐसे क्रिया विशेषण को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। बूंद बूंद क्या है बेटा? विशेषण है, सॉरी क्रिया विशेषण है, पर क्रिया विशेषण कैसा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? अब आज की क्लास बेटा हमारी यही खत्म होगी। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे आपसे तो हम अव्यय का जो दूसरा भेद है संबंध बोधक, उसकी चर्चा करेंगे। आज की क्लास यही खत्म।